बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है और उसकी एक्सरसाइज को पढ़ने लगे हैं। एक्सरसाइज में पहली चीज़ हमारे पास है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में हमने क्या करना है कि हमने वर्ड्स के स्पेलिंग्स को अच्छी तरह से याद करना है। मीनिंग्स हम ऑलरेडी टेक्स्ट में पढ़ के आ चुके होते हैं और इसके अलावा इनके मीनिंग्स को इंग्लिश के अंदर भी डिटेल में लिखा होता है, इनको भी हमने पढ़ना होता है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड इज एंसेस्टर। Ancestor mean above ajdad, distant relation somebody is descended upon or descended from. The next word is destitute, besahara, muflis, with no money or you can say possession. The next word is equitable, adil, यानी कि अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला. Fair, firm, पुख्ता, मजबूत, definite. The next word is foe, dushman, an enemy in battle or war. The next word is intercede, sifarish karna, to speak in support of somebody involved in a dispute. The next word is magnitude, ahmiyat, azmat, means importance or effect. The next word is awe, makroos hona, have to give someone amount of money. Next is revenge, intikam, something that you do to hurt or punish someone because they have hurt you. The next word is seek, हासिल करना यानी कि तलाश करना, means to get. So glossary के बाद next जो हमारा part है वो है give the meanings of each word as used in the lesson. कि सबक में इस्तेमाल होने वाले हर लफ्ज़ का मानी बताएं। तो वही वर्ड्स मीनिंग जो हम पूरी टेक्स्ट में पढ़ कर आए हैं, इनको दोबारा से गो थ्रू करते हैं। वर्ड है मॉडल, नमूना, मीन्स एग्जाम्पल, पाइटी, तकवा, प्योरिटी, एटर्नल, अब्दी, इमॉर्टल, अर्न्ड, जीतना, हासिल करना, वॉन और यू कैन से गॉट, सरमन, was या खुतबा, एड्रेस. The next word is revenge, बदला, retaliation. The next word is commandment, हुक्म, ordered, upheld, कायम रखना, maintained, destitute, muflis, very poor, proclaimed, ऐलान किया, announced. यहाँ पर ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है चूज द अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, के दर्ज झैल अल्फाज के मुनासिब मतरादिफ मुंतखब कीजिए। हमें एक वर्ड दिया गया है और उसके 3 आगे वर्ड दिए गए हैं, उसमें से हमने करेक्ट साइनोनिम को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल पहला वर्ड हमारे पास है एक्विटेबल। एक्विटेबल होता है मुनसिफाना। ऑप्शन हमारे पास है फेयर, जस्ट, equal. So the right option is fair. The next word is ancestor. Option हमारे पास हैं antecedent, forefather, predecessors. So the right option is forefather. Next word is foe. foe कहते हैं दुश्मन को. Option हमारे पास हैं relative, enemy और friend. So the right option is enemy. Number 4 पे है firm. ऑप्शन हमारे पास हैं एक्सपेंसिव, पावरफुल और परसिस्टेंट। तो फिर्म कहते हैं पुख्ता, डटा रहने वाला। सो द राइट ऑप्शन इज परसिस्टेंट। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लोरियस। ऑप्शन हमारे पास हैं लस्ट्रस, स्प्लेंडिड और फैबुलस। सो ग्लोरियस के लिए जो हम राइट सिनोनिम यूज कर सकते हैं इन तीनों में से वो है स्प्लेंडिड। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन है कि गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब एंड यूज दिस फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस। फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि जिसमें किसी वर्ब के साथ किसी प्रेपोजिशन को अटैच करके एक नया वर्ड बना दिया जाए जिसका एक मुख्तलिफ मीनिंग हो। यहाँ पर हमारे पास कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनको हमने सेंटेंसेस के अंदर यूज करना है। वर्ड्स हमारे पास हैं गिल्टी ऑफ, बिलोंग टू, एक्सचेंज फॉर और इन अकॉर्डेंस विथ। अब हम इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं। फर्स्ट वर्ड है गिल्टी ऑफ, मुजरिम। तो यहाँ पे सेंटेंस हमने बनाया द ज्यूरी फाउंड हर गिल्टी ऑफ थेफ्ट।
कि ज्यूरी ने उसे चोरी का मुजरिम ठहराया। नेक्स्ट है बिलोंग टू, ताल्लुक होना। ही बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली, उसका ताल्लुक एक शरीफ खानदान से है। नेक्स्ट है एक्सचेंज फॉर, के बदले में। ही टुक माई ओल्ड बाइक इन एक्सचेंज फॉर न्यू बाइक, यानी कि उसने मेरी नई बाइक के बदले में मेरी पुरानी बाइक ले ली। नेक्स्ट है जी इन अकॉर्डेंस विद, के मुताबिक। वी शुड लिव इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ इस्लाम, कि हमें इस्लाम के जो लॉज हैं, कवानीन हैं, उनके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, दुरुस्त बयान का इंतखाब कीजिए। कहता है इन पैराग्राफ नंबर 1 डैश डिटेल्स ऑफ द रसूल खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन, कि पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किस किस्म की उनकी खुसूसियात बयान की गई हैं। तो ऑप्शन है जनरल, स्पेसिफिक, क्रोनोलॉजिकल। तो आपने पैराग्राफ नंबर 1 को पढ़ना है, उसमें देखना है कि किस किस्म की मालूमात हैं। तो उसमें ज़ाहिरी बात है जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई थी। सो द राइट ऑप्शन इज जनरल। नेक्स्ट है द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ नंबर 2 इज दैट, कि पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर क्या उसका की पॉइंट है, अहम बात उसमें क्या बताई गई है। ऑप्शन हमारे पास है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ ग्रेट ऑरेटर, क्या वो अच्छे मुकर्रर थे, अच्छे बयान करने वाले थे, इसके बारे में बात हुई है। तो इसके बारे में तो बात नहीं हुई थी। तो दूसरा है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट, तो ये भी पैराग्राफ नंबर 2 में बात नहीं हुई थी, बल्कि पैराग्राफ नंबर 3 में हुई थी। सी ऑप्शन है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज नबूवत। सो डेफिनेटली पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर यही बात हुई थी, तो हम कहेंगे तो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स गिवन इन पैराग्राफ 3 एंड 4 शोज दैट, कि पैराग्राफ नंबर 3 और 4 के अंदर किस किस्म की एग्जाम्पल्स दी गई हैं। तो ऑप्शन हमारे पास हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट, सेकंड है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सिंपल मैन, और थर्ड है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फेयर इन हिज डीलिंग्स। तो दोनों पैराग्राफ के अंदर ही हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेयर डीलिंग्स के बारे में बताया गया है। सो द राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 5 शोज दैट, पैराग्राफ नंबर 5 हमें क्या बताता है। ऑप्शन हमारे पास हैं कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट, तो इसके बारे में तो बात नहीं हुई थी। बी में कहता है द जस्टिस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर नॉन मुस्लिम्स, तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि नॉन मुस्लिम्स के बारे में बात हो रही थी, ज्यूज़ के बारे में बात हो रही थी। सो द राइट ऑप्शन इज़ बी। हम ऑप्शन सी को भी पढ़ते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज नबूवत, तो ये तो हमने पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर पढ़ा था। सो द राइट ऑप्शन इज़ बी। नंबर 5 है टू होम डिड द रसूल खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द फॉलोइंग एडवाइस, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत किसको की थी। नसीहत क्या थी कि व्हेन टू मेन कम टू यू फॉर जजमेंट नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हेयरिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ द अदर, कि जब दो लोग तुम्हारे पास आए तो किसी एक की दलाइल को सुने बगैर किसी दूसरे के हक में फैसला मत दें। इट इज़ दैन मोस्ट लाइकली दैट यू विल नो द ट्रूथ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम सच्चाई को जान लो। तो आपने पढ़ा कि ये नसीहत किसको की गई थी। ऑप्शन हमारे पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, नंबर 3 पे है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सो डेफिनेटली द ऑप्शन इज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मंदरजा झैल सवालात के जवाब दें। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन देयर मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, लोग अपनी ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और समाजी शोबाजात में कैसे कमाल हासिल कर सकते हैं। सो द आंसर इज़ people can achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life by following the golden teachings of the Rasul Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wasallam, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी तालीमात पर अमल करके ही लोग ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और समाजी शोबों के अंदर तकमील हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है
कि हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बनी नो इंसानों के लिए आला मेयारात कैसे कायम किए थे। सो द आंसर इज द रसूल खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली मिसालों के ज़रिए इंसानियत की आला और अजीम मेयार कायम किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ आर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ द रसूल खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस इवन बिफोर हिज नबूवत, के मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले ही कैसे आपके इंसाफ के मोतरफ हो गए थे, तारीफ करने शुरू हो गए थे। तो आंसर है कि बिफोर हिज नबूवत द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी वाइजली एंड जस्टली रिजॉल्व द इशू ऑफ सेटिंग द ब्लैक स्टोन, thus the people of Makkah were convinced of his justice। इसका तर्जमा है कि नबूवत से पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अक्लमंदी और इंसाफ से हजर अस्वद को लगाने का मामला हल फरमाया था। इस तरह मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के मोतरफ हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस डिड द रसूल खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, के मदीना की रियासत के सरबराह के तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के किस मयार की मशक करते थे, किसकी मामूली तौर पर प्रैक्टिस किया करते थे। आंसर इज एज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी रिगार्डलेस ऑफ कलर, क्रीड और रेस, के मदीना की रियासत के सरबराह होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामलात के फैसले रंग, नस्ल और अकीदे के फ़र्क के बगैर बराबर की बुनियाद पर किए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट मेड नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर स्वीट्स टू द रसूल खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कौन सी बात गैर मुस्लिमों को अपने मुकदमात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाने पर उकसाती थी। राइट आंसर इज द रसूल खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड द स्वीट्स ऑफ द नॉन मुस्लिम इन अकॉर्डेंस विद देयर लॉ, देयरफॉर द नॉन मुस्लिम्स ब्रॉट देयर स्वीट्स टू हिम, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के मामलात का फैसला उनके कानून के मुताबिक करते थे, इसलिए वो अपने मामलात फैसले के लिए आपके पास लाते थे। और यहाँ पर इसका लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ डज द होली कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल, कि कुरान करीम ने किस तरह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को बयान किया है। तो आंसर है द होली कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान ने इस तरह से बयान किया कि इंडीड इन द रसूल ऑफ अल्लाह you have a good example to follow for him who hopes for meeting with Allah and the last day and remembers Allah much। कुरान मजीद रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को इस तरह बयान करता है, हकीकत ये है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह से मुलाकात और यौम आखिरत की उम्मीद करता है और कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा कॉम्प्रिहेंशन का कंप्लीट पोर्शन मुकम्मल होता है। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ग्रामर की पहली ही ऑप्शन है हमारे पास कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपके समझने की बात यह है कि जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन होगी। और वो चीज़ें, वो नाउन्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, वो जस्ट हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे आइडियाज़ हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो कंक्रीट नाउन के बारे में उसने हमें पहले एग्जांपल दी है कि द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। तो यहाँ पर फादर और सन को अंडरलाइन किया गया है। तो कहते हैं द अंडरलाइन वर्ड्स आर कंक्रीट और मटेरियल नाउन्स एज दे रेफर टू कंक्रीट थिंग्स।
अब देखें ना, फादर और सन जो हैं इनका एक वजूद है, ये हमें नज़र आते हैं, हम इनको टच कर सकते हैं, सो दैट्स वाई दे आर कंक्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में क्या वो कहता है, एग्जाम्पल उसने दी है कि ही डिसाइडेड देयर केस विद इक्विटी एंड जस्टिस। द अंडरलाइन वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एज दे रेफर टू आइडियाज, क्वालिटीज और स्टेट्स। अब यहाँ पर देखें इक्विटी और जस्टिस के वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। अब कोई आपको कहे कि दिखाएं आपका जस्टिस किधर है, आपका इंसाफ किधर है, तो आप उसको निकाल के दिखा नहीं सकते, बल्कि ये आपकी फीलिंग्स हैं, आपके अंदर ये चीज़ है, ठीक है। इस तरह इक्विटी है, मुसावात है, बराबरी है, ये भी कोई चीज़ वजूद रखने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक भी हमारी आइडियाज़, हमारी फीलिंग्स के साथ है। अब इसी से रिलेटेड उसने हमें एक एक्सरसाइज दी है, कहता है कि आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइन वर्ड इज अ कंक्रीट और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अंडरलाइन वर्ड्स को हमने बताना है कि आया कि ये कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मेरे बताने से पहले आपने अपने जहन के अंदर खुद से सोचना है कि आया कि ये कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और फिर आपने टैली करना है कि आया कि आप ठीक हैं कि नहीं हैं। पहला सेंटेंस है कि शी पुट्स मच एफर्ट इनटू हर स्टडीज एज शी वांट्स टू सिक्योर गुड मार्क्स। अब यहाँ पर एफर्ट और स्टडीज़ को अंडरलाइन किया गया है, तो दोनों ही चीज़ें कोई अपना वजूद नहीं रखती, हमें नज़र नहीं आती, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे कि दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नेक्स्ट है दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। तो जस्टिस, इंसाफ और ट्रूथफुलनेस, सच्चाई जो है, ये भी वो दो चीज़ें हैं जो कि अपना वजूद नहीं रखती, यानी कि ये कंक्रीट फॉर्म के अंदर हमारे पास नहीं होती, बल्कि हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, हमारे आइडियाज़ हैं। सो दे आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 3 है कीप द बॉल्स इन द बास्केट। अब बॉल्स और बास्केट दोनों वजूद रखने वाली चीज़ें हैं, दोनों हमें नज़र आती हैं, तो इनको हम कहेंगे कि दे आर कंक्रीट नाउन्स। नंबर 4 है द डिसऑनेस्ट ट्रेडर इज लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर्स। अब यहाँ पर ट्रेडर, ट्रस्ट और कस्टमर्स को अंडरलाइन किया गया है, तो ट्रेडर और कस्टमर्स यहाँ पर हमारे क्या होंगे, कंक्रीट नाउन होंगे, और ट्रस्ट हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। नेक्स्ट है कि ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट। केयर और पेट को अंडरलाइन किया गया है, तो डेफिनेटली केयर इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पेट इज अ कंक्रीट नाउन। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चूज वेदर ईच सेंटेंस नीड्स एन इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन और अ डेफिनेट आर्टिकल दी और नो आर्टिकल। पहले तो हमें पता होना चाहिए आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल दो तरह से होते हैं, एक इंडेफिनेट आर्टिकल और एक डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है, और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर दी को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ए और एन कहाँ पर आता है, जब हम किसी सिंगल कॉमन नाउन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ए और एन को यूज़ करते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि ए कहाँ पे लगाया जाए, एन कहाँ पे लगाया जाए। तो वॉवल साउंड्स जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं, बाकी के साथ हम ए लगाते हैं। और दी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा यूजेस होते हैं। मेन जो इसका यूज़ होता है वो क्या है कि जब हम किसी नाउन को स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं, पर्टिकुलर करना चाहते हैं, तो हम उसको दी के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और इन्हीं रूल्स को दोबारा से रिपीट करेंगे। द फर्स्ट सेंटेंस इज ही आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन। अब देखें कि हमने यहाँ पर आर्टिकल ए और एन में से एक वर्ड लगाना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जब हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो ये एक कॉन्सोनेंट साउंड देता है, सो दैट्स वाई यहाँ पर हम ए को यूज़ करेंगे। ही आस्क्ड मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी। अब क्वेश्चन को स्पेसिफिक बनाया जा रहा है कि वो सवाल जो उसने पूछा बड़ा ही आसान था। अब स्पेसिफिक करने के लिए हम यहाँ पर दी आर्टिकल को यूज़ करेंगे कि द आर्टिकल ही आस्क्ड मी वाज वेरी इजी। नेक्स्ट है हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ। अब यहाँ पर एक पोजेसिव प्रोनाउन माई को यूज़ किया जा रहा है, तो इससे के साथ हमें कोई भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 है कुड यू प्लीज़ पास मी डैश सॉल्ट। अब सॉल्ट को स्पेसिफाई बनाने के लिए हम वहाँ पर दी आर्टिकल को यूज़ कर रहे हैं। नंबर 5 है इज़ देयर डैश गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर। तो यहाँ पर हमने एक आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को यूज़ करना है, तो गुड जो है ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो हम यहाँ पर ए को ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है डैश रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ऑन्स इज़ वेरी गुड।
तो यहाँ पर भी स्पेसिफिक बनाने के लिए हम यहाँ पर आर्टिकल दी को यूज़ करेंगे। सो द राइट ऑप्शन इज द रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ऑन्स इज़ वेरी गुड। सेंटेंस नंबर 7 है आई हैव सेवरल डैश गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डैश UAE इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। वैसे जितने भी मुल्कों के नाम होते हैं हम उनके साथ दी आर्टिकल को यूज़ नहीं करते, लेकिन जो एब्रीवेशन वाले मुल्क होते हैं जैसे कि UAE है, USA है, इसी तरह से UK है, ऐसे जो कंट्री नेम्स होते हैं हम वहाँ पर आर्टिकल दी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आई विल सी यू इन डैश वीक। तो एक हफ्ते की बात हो रही है तो हम यहाँ पर आर्टिकल या तो ए इस्तेमाल करेंगे या एन इस्तेमाल करेंगे। तो वीक जो है कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है ना कि वोवल साउंड दे रहा है। सो द राइट ऑप्शन इज यहाँ पर क्या आएगा ए। नेक्स्ट है आई एम ऑन डैश वोकेशन एंटिल मंडे। अब यहाँ पर किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत हमें पेश नहीं आ रही क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई कॉमन नाउन हो रहा है ना ही किसी चीज़ को स्पेसिफाई किया जा रहा है। सो दैट्स वाई देयर इज़ नो नीड ऑफ आर्टिकल। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं नाउन फ्रेज के बारे में। नाउन फ्रेज क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। कि इसमें तरकीब अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ है जो इसम का काम करे। पहले तुम्हें फ्रेज का पता होना चाहिए। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस जो होता है वो हमें कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन फ्रेज हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता। ठीक है, तो ऐसा फ्रेज जो कि नाउन का रोल प्ले कर रहा हो, ऐसे फ्रेज को हम नाउन फ्रेज कहेंगे। पहले हम इसके एग्जाम्पल को पढ़ते हैं कि एज अ यंग ट्रेडर ही अर्न द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। अब अंडरलाइन जो किया गया है वो एज अ यंग ट्रेडर, एक ट्रेडर के बारे में हमें बताया जा रहा है, नाउन के बारे में बात हो रही है, तो हम इसको कहेंगे इट इज़ अ नाउन फ्रेज। इस तरह से नीचे एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, तो यहाँ पर भी ये जो फ्रेज है वो नाउन का रोल प्ले कर रहा है, तो हम कहेंगे इट इज़ आल्सो अ नाउन फ्रेज। अब इसी से रिलेटेड हमें एक एक्सरसाइज दी गई है, कहता है कि अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दर्ज झैल जुमलों में से नाउन फ्रेजेस को हमने अंडरलाइन करना है, ख़त कुशीदा करना है। पहला सेंटेंस हमारे पास मौजूद है कि दिस इज़ एन ओल्ड फैशन्ड हैट। तो यहाँ पर नाउन फ्रेज है एन ओल्ड फैशन्ड हैट। हैट के बारे में बात की जा रही है। नंबर 2 है वी डिस्कवर्ड फाहद्स प्लान्स। तो यहाँ पर फाहद प्लान जो हैं ये क्या है? एक नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट है रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। तो यहाँ पर अ रोलिंग स्टोन एक नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट है द रिसेंट फ्लड कॉज्ड हैवी डैमेज। तो द रिसेंट फ्लड जो है ये एक नाउन फ्रेज है। और सेंटेंस नंबर 5 के अंदर एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग। तो एन ओरल प्रेजेंटेशन इज अ नाउन फ्रेज। जी, तो नेक्स्ट पोर्शन है पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। डी ऑप्शन है हमारे पास, कहता है फिल इन ईच ब्लैंक विद पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। जब दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस जो होते हैं वो व्हेन, आफ्टर, बिफोर वगैरह के साथ कंबाइन होते हैं, आपस में मिलते हैं, जो तो ऐसी सिचुएशन में हम एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं और दूसरा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि हमने सेकंड फॉर्म को यूज़ करना है, अगर वो नेगेटिव हो तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम वॉज और वर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि जेरेंड को यूज़ करते हैं। जो पहला सेंटेंस हमारे पास मौजूद है वो है कि व्हाट डैश, ब्रैकेट में है यू स्लैश डू, When I dash और ब्रैकेट के अंदर है कॉल यू लास्ट नाइट। अब हमने एक पार्ट को पास्ट इंडेफिनिट में रखना है और एक को हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर चेंज करना है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज और वर के साथ आईएनजी की फॉर्म लगेगी, तो ये सेंटेंस बनेगा कि व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई, और कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड यू लास्ट नाइट। नेक्स्ट है आई वाज डैश सिट इन द कैफे व्हेन यू डैश, ब्रैकेट में है कॉल मी। तो एक पार्ट को हमने अगेन पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर रखना है और एक को पास्ट इंडेफिनिट में, तो सेंटेंस बनेगा आई वाज सिटिंग इन द कैफे व्हेन यू कॉल्ड मी। नंबर 3 है कि व्हेन यू डैश
ब्रैकेट में है अराइव एट द बस स्टैंड, हु डैश बी देयर। तो बी से मुराद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हमने इसको हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगाना है। तो इसका आंसर कुछ यूं बनेगा कि व्हेन यू अराइव्ड एट द बस स्टैंड हु वाज देयर। सेंटेंस नंबर 4 है कि शम्सा डैश वॉच अ फिल्म व्हेन शी डैश हियर द नॉइज। So the right answer is Shamsa was watching a film when she heard the noise. Number 5 है We dash play tennis when Javed dash hurt his ankle. So answer होगा कि we were playing tennis when Javed hurt his ankle. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता है। लास्ट इसमें क्वेश्चन है कि पंचुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। पंचुएशन को हमने यूज़ करना है, यानी कि हमने कैपिटल लेटर्स जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे कैपिटल लेटर्स लगाएंगे, कोमा लगाएंगे, फुल स्टॉप्स लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो जो यहाँ पे ज़रूरत होगी हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक आंसर फॉर्म के अंदर पैराग्राफ मौजूद है, हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या चेंजिंग की हैं। तो पैराग्राफ स्टार्ट होता है कि ड्यूरिंग द सरमन। आपको पता है कि पहला जो वर्ड होता है वो कैपिटल लिखा जाता है, तो हमने डी को कैपिटल कर दिया और उसके बाद हमने कोमा लगाया और आगे अपने नेक्स्ट क्लॉज को स्टार्ट कर दिया। एन अंसारी सिंह सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु थालिबा सिटिंग देयर स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स देम एंड सेड, ओ रसूल ऑफ अल्लाह, देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अंसारी एक प्रॉपर नाउन था, हमने इसका एक कैपिटल कर दिया। इसी तरह से बनु थालिबा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन आपको पता है हमेशा कैपिटल वर्ड में लिखे जाते हैं। सेड के बाद हमने कोमा का यूज़ किया और जो कहा गया, जो अल्फाज थे उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम ले आए। और रसूल, ओ का ओ भी कैपिटल कर दिया हमने, रसूल प्रॉपर नाउन है, आर कैपिटल किया हमने, अल्लाह का एक कैपिटल कर दिया हमने। उसके बाद हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्योंकि एक सडन फीलिंग्स को शो किया जा रहा था, एक्सक्लेमेशन मार्क का आना यहाँ पे ज़रूरी था। एक्सक्लेमेशन मार्क जब आता है तो उसके बाद भी अगला लेटर भी कैपिटल लिखा जाता है, तो देयर का हमने टी कैपिटल कर दिया। और फैमिली के ऊपर सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो रहा था, तो यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अब एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो वी का डब्ल्यू भी हमने कैपिटल कर दिया। वी अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर दैट। तो यहाँ पर उसकी बात कंप्लीट हो रही है, हमने फुल स्टॉप भी लगाया और इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो डी का टी हमने कैपिटल किया, द रसूल, रसूल का आर भी कैपिटल किया। रिप्लाइड, उन्होंने क्या रिप्लाई किया, इन्वर्टेड कोमा में लगाने के लिए हमने पहले कोमा को लगाया, फिर इन्वर्टेड कोमा को लगाया और नए सेंटेंस का दी का हमने टी भी कैपिटल कर दिया। द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, बात कंप्लीट हो गई तो हमने फुल स्टॉप लगाया और इन्वर्टेड कोमा लगा के उसको हमने क्लोज भी कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज भी अपने अख्ताम को पहुँचती है। इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन तमाम को हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जो भी अहम चीज़ें थीं उनको हमने क्लियर करने की कोशिश की है। अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।